Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you would be fine, enjoying the best of your health. I'm Miss Mehwish of your science subject. This is lesson number 1, lecture number 2, and the topic is digestive glands. And these digestive glands are present on page number 5 of your textbook. Now coming to page number 5, और टॉपिक इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या और उसके मुताबिक ऑर्गन्स और इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट की क्या क्या कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है, वो सारा हमने डिटेल में लेक्चर नंबर 5 पे डिस्कस किया था। अब आते हैं ग्लैंड्स की तरफ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है और क्या फंक्शन करता है, आज की टॉपिक में और आज के लेक्चर में वो पढ़ेंगे। So now coming toward the first digestive glands that are present in the liver. So liver is the largest and heaviest digestive gland. Glands आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि these are the special sites on different parts of the body which release special secretions. ये हमारे पास कुछ नेचुरल कुदरती लिक्विड जो हमारे पास सिक्रीट करता है, खारिज करता है, तो उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। जो मुख्तलिफ हमारी बॉडी पार्ट्स में मौजूद है, जिस तरह माउथ में मौजूद है, स्टमक में है, लिवर में है, पेनक्रियाज में है। तो ये तमाम वो ऑर्गन्स है जहाँ से ये ग्लैंड जो है जिनके यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से कुदरती चीज़ें जो है नेचुरल सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। तो लिवर जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा और हैवीएस्ट जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यहाँ पर ये जो रेडिश कलर ब्राउन कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, लिवर जिगर जिसे कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टली किसके साथ बैक साइड पे कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है एक पाइप के जरिए से। तो इट लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, बिल्कुल सीने की जो राइट साइड है, तो वहाँ पर ये हमारे पास जो है ये मौजूद है। कौन मौजूद है, लिवर पाया जाता है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, किस तरह शक्ल कलर का होता है, बिल्कुल रेडिश ब्राउन जो है वो रेड और डार्क ब्राउन कलर जो है वो इसका होता है। मोस्टली अगर रेडिश ब्राउन हम ले लें तो पश्तो में जिसे अनारी हम कहते हैं मरून कलर, तो ये इसी तरह कलर का होता है। एंड सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड द बाइल, और यहाँ से क्या सिक्रीट मीन रिलीज होता है, क्या खारिज होता है, एक जूस खारिज होता है जो जिसे क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। विच इज सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बाइल कहाँ पर सिक्रेट होता है, हमारे पास लिवर में जो है, लिवर से जो है प्रोड्यूस होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है। कैसे, लिवर से ये खारिज होगा और बैक साइड से एक ट्यूब के जरिए से ये किसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, आप पिक्चर में देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है ये कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो है लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या है, डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे पास लिवर में प्रोड्यूस होता है। और कहाँ पर ये सिक्रीट होता है, खारिज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खुराक के साथ हल होके उसको और ज़्यादा मज़ीद सॉफ्ट बनाता है। यहाँ पर साइंस के में भी आप लोगों को वही इंजाइम्स का डेफिनेशन दिया गया है कि इंजाइम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट और स्पीडिंग अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। इंजाइम्स क्या है, स्पेशल खास किस्म के वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं और क्या करते हैं, तो ये एक हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है तो उनको ये तेज़ करता है, स्पीड अप करता है। ओके तो ये एंजाइम भी हमारे पास इसी ग्लैंड से ड्यूरिंग जिस तरह डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं तो साथ साथ में ये एंजाइम की प्रोडक्शन भी होती है। ओके ना नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव पेनक्रियाज, तो इट इज़ लोकेटेड नियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल यहाँ पर जो है ये पेनक्रियाज जो है ये हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब ही जो है ये पेनक्रियाज मौजूद है। इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास से निकला पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। जूस मीन लिक्विड विच कॉन्टेन डाइजेस्टिव इंजाइम्स,
और इसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, इस पैनक्रियाटिक जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड के साथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक चला जाता है तो उसके साथ ये मिलके उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो हजम करने में हेल्प करता है। द पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, खुराकी हजम होने में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक चला जाता है उसको हजम डाइजेस्ट में हजम होने में मिक्स करने में ये हेल्प करता है। नाउ कमिंग टूवर्ड पेज नंबर 6, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोर्सेज, सिक्रीशन और फंक्शन जो है वो लिस्ट ऑफ सिक्रीशन, ओरिजिन एंड फंक्शन जो है वो दिए गए हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से ज़राए हैं, सोर्सेज मीन जरिए हैं किस चीज़ के ज़रिए, सिक्रीशन की जो नेचुरल कुदरती चीज़ें सिक्रीट होती है उसके ज़रिए कौन कौन से है, कहाँ से ये रिलीज़ होता है, खारिज होता है, उसका काम क्या है। तो फर्स्ट वी हैव सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो माउथ में मौजूद है और ये क्या रिलीज सिक्रीट करता है, खारिज करता है, सलाइवा। सलाइवा मीन लाभ जिसे कहते हैं जो लिक्विड है हमारे पास, तो ये इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स एंड किलिंग ऑफ जर्म्स। ये हमारे खुराक में जो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मीठी चीज़ शुगर जो है उसकी ब्रेक डाउन कौन करता है, ये सलाइवा करती है। साथ साथ में जरासीम, जर्म्स में जरासीम की भी किलिंग करता है, इसको जो है वो किल करता है, मरवाता है। सेकेंड वी हैव स्टमक वॉल्स। तो स्टमक वॉल्स जो है स्टमक मैदे की जो वॉल्स है उससे क्या प्रोड्यूस होती है, गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड किलिंग ऑफ जर्म्स। इस यहाँ पर भी हमारे पास जो है अगर खुराक में प्रोटीन मौजूद है, हमने डाइजेस्टिव जूस में एक्सप्लेन किया था कि प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो है वो ताकत का एक बहुत बड़ा जरिया है। और प्रोटीन जो है वो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, मीट ग्रुप में। जो भी हमारे पास मीट ग्रुप है, मीट ग्रुप का मतलब है कि कोई भी कच्चा बड़ा गोश्त, फिश का गोश्त, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो इन सब में बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम खुराक में प्रोटीन्स ले रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं या इस तरह ड्राई फ्रूट्स या जो भी फूड जिसमें प्रोटीन मौजूद होता है, तो उसकी ब्रेक डाउन जो है सिंपल चीज़ों में कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस इसकी ब्रेक डाउन तोड़ फोड़ करता है। साथ साथ में यहाँ पर भी जर्म्स की जो है वो किलिंग होती है। नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव लिवर। तो लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल सिक्रीट होता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, इट ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। फैट्स क्या है कि फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, कौन करता है, बाइल करता है, छोटी छोटी मॉलिक्यूल जर्रों में। तो अब फैट्स हमारे पास जो है वो ये भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, और ये हमारे पास जो है शुगर, तो ये हमारे पास सारे कुदरत एनर्जी का एक ज़रिया है। फैट्स जो है वो फैटी एसिड से बने होते हैं और ये हमारे पास ऑयली चीज़ों में होता है। तो घी हो गया, ऑयल हो गई, जितनी भी हम ऑयली चीज़ें खाती है तो उसमें क्या होता है, फैट्स होती है जो फैटी एसिड। तो फैटी एसिड उसकी छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स है, तो इस फैट्स को ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, बाइल। नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव पेनक्रियास। द सोर्स इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से क्या प्रोड्यूस होती है, पेनक्रियाटिक जूस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। यहाँ पर भी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है। साथ साथ में शुगर जो चीनी जिसे हम कहते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है जो हमारे पास, तो ये इनकी जो है तोड़ फोड़ जो है वो पेनक्रियाटिक जूस भी करता है। Okay, now coming to the next topic, what is the importance of digestion? अहमियत क्या है डाइजेशन की, वो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हजम होना या निज़ामी हजम, डाइजेशन में निज़ामी हजम जो है वो हमारे पास क्यों ज़रूरी है, तो खुराक जो है वो एनर्जी का एक ज़रिया है, ताकत का एक ज़रिया है, ये तो सबको पता है कि द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। और ये हलशुदा खुराक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे अंतों से कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, खून में शामिल हो जाती है, ब्लड में। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड food to each and every cell of the body, whereby the oxidation of the food energy is released to carry on life activities. अब ये ब्लड जो है ये डाइजेस्टेड फूड को जो है ट्रांसपोर्ट जो है कैरी करता है हर उन सेल में जो हमारी बॉडी में मौजूद है। कहा, वेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी इज रिलीज।
अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सी मीन ऑक्सीजन से निकला है, तो ऑक्सीडेशन मीन कंबाइन विद ऑक्सीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो कौन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ? फूड कंबाइन हो जाता है। तो जब खुराक हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, अब ये ऑक्सीजन जो है आएगा कहाँ से हमारी बॉडी में? तो ये ऑक्सीजन हम अपनी नोज के जरिए से, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से इनहेल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही हमारे पास लंग्स में चला जाता है, तो ये तमाम, अब वहाँ पर भी तो ब्लड मौजूद है ना, और इस ब्लड में डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से फूड से एनर्जी जो है, ये फूड और ऑक्सीजन साथ में मिल गया, कंबाइन हो जाता है। और जब जैसे ही खुराक और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? एनर्जी इज रिलीज टू कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज। और इसी एनर्जी से हमें जो है ताकत मिलती है, और ये ताकत जो है हम अपनी इसे रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी की तमाम कारकर्दगी या काम जो है वो करते हैं। तो डाइजेशन का अहमियत जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन की अहमियत ये है कि इससे जो है हमारे खुराक जो है, ये खुराक बहुत ज़्यादा एक ताकत का ज़रिया है, और ये ताकत जो है हमें इन खुराक से मिलती है। और ये खुराक कहाँ पर हल होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड के साथ, हमारे खून के साथ ही शामिल हो जाती है। और ये खून जो है, ये खुराक लेके जो है फिर ये ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाती है। अब खुराक जो ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाती है, ये फिर दूसरा सिस्टम है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं 1.2 डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो फ़ायदे हैं, या हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं, या क्या क्या रिलीज़ होता है, या हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या क्या फंक्शंस है, वो तो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब ख़राबी भी अगर एक चीज़ जो है फ़ायदा देती है, साथ साथ में ये मशीन की तरह हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है, तो यहाँ पर ख़राबी भी आ सकती है या आती है। तो वो डिसऑर्डर्स, वो खराबियाँ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से जो बनती है या प्रोड्यूस होती है या हमारे बॉडी में होती है, वो क्या क्या है वो पढ़ते हैं। फूड इज समटाइम नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली एंड मे रिजल्ट इन सम हेल्थ प्रॉब्लम। फूड जो है, बाज़ औक़ात खुराक जो है वो सही तरह से हल नहीं होता, और इसकी वजह से हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा मसले जो है या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। There may be many causes of digestive disorders such as, अब ये जो है डिसऑर्डर्स, खराबियाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है, बहुत सारे हैं। क्या क्या है? सच एज इन्फेक्टेड फूड, या तो गंदी खुराक को खाने से जो है ये खराबी हमारे बॉडी में आ जाती है। नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील, खाने से पहले जो है अगर गंदे हाथों से हम खाना खाते हैं, तो गंदे हाथ का मतलब है कि इसके साथ जरासीम है, तो ये जरासीम ड्यूरिंग हमारे फूड में हमारे अंदर बॉडी में चले जाते हैं। अब हमने प्रीवियसली डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पढ़ा कि किलिंग, जर्म्स की किलिंग तो तमाम ये ऑर्गन्स या जूसेस करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि तमाम की तमाम जो है ये इनकी किलिंग, इन जरासीम की किलिंग नहीं हो जाती। तो उस वजह से ये डिसऑर्डर्स फिर जो है वो पेट की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो आ जाती हैं। जो नीचे हमारे पास है कि क्या क्या है। ईटिंग इन अनक्लीन यूटेंसिल, यूटेंसिल बर्तनों को कहते हैं, या तो गंदी खुराक को खाने से ये खराबी आती है, या हाथों को अगर हम हाथ नहीं धोएंगे खाने से पहले, तो उनसे भी ये जो है डिसऑर्डर्स, खराबियाँ आ सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। या हमारे पास जो है हम गंदे प्लेटों में या बर्तनों में अगर खाते हैं, तो उनसे भी जो साफ़ ना हो, तो उनसे भी ये डिसऑर्डर्स हो सकती है। Any of these factors may lead to digestive disorders like food poisoning, diarrhea, and constipation. अब अगर ये जो है जितने भी ज़रा हमने पढ़े, सोर्सेज पढ़े, जिसकी वजह से ये खराबियाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की आ सकती हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा जो है, अब कौन कौन सी खराबियाँ जो है? फूड पॉइजनिंग, जो पेट की जितनी भी बीमारी है, जो कब्ज़ वगैरह, सॉरी, ये जो हम जिसे कैद दस्त कहते हैं, फूड पॉइजनिंग उसको कहते हैं। जो रनी पेट होता है, जो बार बार हम वॉशरूम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। डायरिया भी इसका एक किस्म है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंट वाटरी फ्लूइड हमारी बॉडी से जो है वो रिलीज़ होता है, उसको डायरिया कहते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जिसे कहते हैं, मतलब ये स्टूल जो या वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में कई दिन तक स्टोर होता है, और हम वॉशरूम जब कई दिन या हफ्तों तक जब ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होता है, तो उनको फिर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज़ जिसे जो है
उर्दू में कहते हैं, जो हम वॉशरूम जो है कई कई दिन और हफ्तों तक अटेंड नहीं करते, तो इनसे जो है ये डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब हर एक को अलग डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं इनके काज होने के। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द फर्स्ट सब हेडिंग डायरिया। डायरिया जो है इज द फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूज वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। फ्रीक्वेंट मीन एब्रप्ट। एब्रप्ट किसे कहते हैं कि मुसलसल जो है हमारी बॉडी से जो लूज अगर बॉडी से वाटरी फ्लूइड जो है बिल्कुल पानी की तरह एक फ्लूइड हमारी बॉडी से बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हमारी बॉडी से चला जा रहा है, और हम बार बार जो है इवन इतनी जो है इसका जोर होता है कि बाज़ औक़ात हम वॉशरूम तक भी जो है अपने आप को हम नहीं पहुंच पाते। तो ये डायरिया जो है एबनॉर्मल इस तरह जो है रनी पेट जो हमारा होता है, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। इट इज़ पैचिश, जिसे उसको उर्दू में अभी पैचिश की बीमारी जिसे कहते हैं। इट इज़ काज्ड बाय ईटिंग फूड इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैरासाइट्स और बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय दीज जर्म्स। अभी मतलब इसकी वजह क्या है, खास मीन किस तरह ये हमारी बॉडी में क्यों होता है, तो या तो हम जो है इन्फेक्टेड फूड को जब गंदी खुराक को खाते हैं, अब इस गंदी खुराक में क्या मौजूद होता है, जरासीम। वो जरासीम क्या क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, या अदर पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े जो हमारे पास जो है ये कीड़े जिसे कहते हैं या चींटी जिसे कहते हैं पैरासाइट्स, तो ये हमारे पास जो है कीड़े ये हमारी बॉडी में अगर हो जाती हैं, तो या ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड भी गंदे पानी को पीने से जो है ये जर्म्स जो है हमारी बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से ये डायरिया हमारी बॉडी में खास होता है। डायरिया इज़ अ सीरियस इलनेस स्पेशली फॉर बेबीज is large amount of water and minerals are lost from the body। अब डायरिया जो है ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है, इलनेस है, जो हमारी बॉडी की वजह से, इलनेस बीमारी को कहते हैं जो हमारी बॉडी या बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली ख़ासकर छोटे बच्चों में, क्योंकि इससे वजह से हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा जो है पानी और मिनरल्स, मादनियात, नमकियात जिसे कहते हैं, सॉल्ट वगैरह हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिर एबनॉर्मल या बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है हम वीकनेस फील करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं। तो इस वजह से ये खासकर बेबीज़ में जो है बहुत ज़्यादा इलनेस काज करता है, और बड़ों में भी ये डायरिया जो है काफ़ी वीकनेस पैदा करता है। Now coming to page number 7, the patient suffering from diarrhea should be given solution of salt and sugar for dehydration and they must be taken to the doctor। अब जो मरीज़ इस डायरिया से, इस पैचिश की बीमारी से गुजर रहा है, सफरिंग में गुजर रहा है, तो उसको जो है एक सोल्यूशन, एक शरबत के फॉर्म में जो है हम क्या देना चाहिए, नमक और शुगर जो है वो चीनी का एक सोल्यूशन देना चाहिए, ताकि उनकी जो बॉडी की डिहाइड्रेशन, डी मीन जो रिमोल को कहते हैं, हाइड्रो वाटर से निकला है, तो पानी जो हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, तो हमारी बॉडी में जो पानी की कमी आ जाती है सिंपली, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। एंड दे मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर, और डॉक्टर से मतलब डॉक्टर को ज़रूर उसको दिखाना चाहिए, ताकि कुछ अगर मेडिसिन वगैरह या और कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो डॉक्टर जो है फिर उस मरीज़ को या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। पेशेंट विद डायरिया फील वीक एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। इस पानी की कमी की वजह से जो है वो मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और जो है थकावट महसूस करता है। ड्यूरिंग द इलनेस द पेशेंट डाइट शुड इंक्लूड सॉफ्ट एंड ईजीली डाइजेस्टिबल फूड। और इस इलनेस बीमारी के जो है दौरान उस मरीज़ को जो है बहुत ज़्यादा नरम और आसान शुद्धा जो है इजीली जो डाइजेस्टिबल हो, जो हज़म आसानी से हज़म हो, तो ऐसी खुराक जो है फिर पेशेंट को देना चाहिए। तो आप लोगों ने जो है वो नोटिस किया होगा कि इस तरह के पेशेंट को बाज़ औक़ात जो है वो सॉफ्ट वाइट राइस जो है विद मिल्क जो है दूध में जो है वो राइस स्पेशली जो देते हैं, या ब्रेड और मिल्क जो है वो मोस्टली इनको रिकमेंड करते हैं, या वो लोग जो है डाइट में लेते हैं, खुराक में लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से जो है नरम होती है, सॉफ्ट होती है, तो आसानी से हल होती है। फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर वी हैव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जिसे कहते हैं। अब कब्ज़ क्या है, तो जब बहुत ज़्यादा पेट सख्त हो जाता है और हमारी बॉडी से जो है कई कई हफ्तों और दिन तक जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं या पीसीज जो है, स्टूल जिसे कहते हैं,
वो रिमूव नहीं होता है, उसको फिर उस बीमारी को जो है वो हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन हैड हार्ड फीसेस एंड दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सपेल। एक्सपेल मीन रिलीज। कि कॉन्स्टिपेशन वो हालत है एक पर्सन की जब वो उसकी फीसेस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं, स्टूल को हम फीसेस कहते हैं, कि वो बाहर निकलने में, खारिज होने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है। इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड पासिंग स्लोली थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन पे जो वेस्ट प्रोडक्ट अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है, उसमें जितनी भी और मज़ीद मिनरल्स है या पानी है तो वो भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड फीसिस के फॉर्म में ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टूल की फॉर्म में उस रेक्टम में जमा हो जाता है। तो ये फिर आसानी से इस लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होता है। तो ये फिर आसानी से, जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता है ये स्टूल या वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये आसानी से बॉडी से रिमूव नहीं होता है। और जब ये रिमूव नहीं होता है तो ये इसमें कई दिन, हफ्ते और फिर बहुत ज़्यादा जो है पेट पे दर्द होता है और अजीब सी जो है फीलिंग होती है। तो फिर ये डिसऑर्डर जो है कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। दिस may happen because of disorders like intake of less water than required। अब इसकी रीजंस क्या है, वजूहत क्या है, ये कब्ज जो है ये क्यों होता है? तो सबसे मेन जो बड़ा रीज़न है वो है हम बहुत ज़्यादा अगर पानी कम पीते हैं जितनी ही हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो तो ये जो है सबसे मेन रीज़न है। रेजिस्टिंग बॉवल मूवमेंट। रेजिस्टिंग बॉवल मूवमेंट में का मतलब ये है कि हम ज़ोर से जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशरूम अटेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है अपने पेट पे ज़ोर लगा के रिलीज़ करते हैं, हरकत करते हैं, तो उससे भी ये इंटेस्टाइन जो है कुल में, जिसे हम पश्तो में कहते हैं अंते, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स एंड डाइट एक्सेट्रा। अगर ईटिंग हैबिट्स में, हमारे खाने के आदतों में और जो है डाइट में, खुराक में जो है हम तब्दीलियाँ आ रही है, या बहुत ज़्यादा कम पानी या ऐसे सॉलिड खुराक इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी में उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसकी वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाता है। ड्रिंकिंग मोर वाटर, वार्म वाटर, fibrous food and milk, eating more fruits and cereals or porridge are helpful to ease this problem। अच्छा, यहाँ पर अभी हमें जो है इसका सोल्यूशन भी बताया गया है कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर हो जाती है तो बस बंदी से रिमूव नहीं होती है या नहीं जा सकती। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए? तो बहुत ज़्यादा जो है पानी पीना चाहिए, स्पेशली जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फिब्रस फाइबर से निकला है, रेशेदार फूड को कहते हैं, जिस तरह स्पेगोल, अगर आप ले रहे स्पेगोल सच जिसे कहते हैं, या ऐसे फूड जिसमें फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा रेशे के बहुत ज़्यादा। अब रेशे फाइबर्स, फिब्रस फूड क्या करता है कि ये खुद फाइबर्स तो हल नहीं होते हैं, लेकिन ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिस तरह जो है ये स्पेगोल वगैरह का, इस तरह ये भी हमारे पास बेस्ट फिब्रस फूड है। तो ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। साथ साथ में दूध और जो है ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह और सीरियल, दालें वगैरह, और थोड़ी भी पल्सेस दालों को वगैरह को कहते हैं कि दलिया वगैरह जो है वो पोरिज वो जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है इस प्रॉब्लम से, इस मसले से हमें राहत दिला सकती है, आसानी पैदा कर सकती है। However, if problem persists, then the doctor must be consulted। अगर ये मसला बहुत ज़्यादा जो है लंबे अरसे तक चला जाता है तो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्टेट में रुजू करना चाहिए, ताकि वो कुछ अच्छा सा प्रिस्क्राइब करें और इस बीमारी से जो है वो आसानी से या जल्दी से ये ठीक हो सके ये प्रॉब्लम। Okay, so this is the end of lecture number 2. Hope you understand better. Thanks for listening the lecture. Assalamu alaikum.